Good health to all my viewers. My name is Atya Zainab and today I'm going to explain a poem A Grain of Sand by ताबिश खैर. इस पोम को एक्सप्लेन करने में जा रही हूँ इरफान अली और नीरज सिंह जी के कहने पर. अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन या कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड. अ ग्रेन ऑफ सैंड. ग्रेन का दो मीनिंग्स होते हैं. एक तो होता है अनाज. ओके यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है वो दूसरा मीनिंग निकल रहा है जो कि होता है वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा जैसे कि शुगर के, सॉल्ट के या फिर सैंड के. तो आपकी बुक में जो नाम आया है वो है अ ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि सैंड का स्मॉल पीस, सैंड का पार्ट. फाइन, छोटी थोड़ी सी सैंड, ये मतलब है. लेकिन क्या ये पोम सैंड के बारे में है, बालू के बारे में है? नो, नॉट एट ऑल. ताबिश खैर ने एक्चुअली सैंड जैसे इलाके में जहाँ पे सैंड होता है, सैंड एरिया जहाँ होता है और वहाँ अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो क्या बच्चे करते हैं, बच्चे वहाँ पे उस सैंड में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको उसको बहुत ही अच्छे से वो समेट के रखते हैं. उनको अगर कोई वहाँ पे पिन पड़ा हुआ मिल गया या फिर उनको कोई कैसा भी अलग सा कोई पत्थर मिल गया, कोई पेबल, कोई कंकड़ टाइप का मिल गया अलग से, तो उसको वो कलेक्ट करते हैं. और जिनके साथ बच्चे खेलने आए हुए थे वो उनको जाके दिखाते हैं कि देखो मुझे आज क्या मिला. फाइन. तो ऐसे ही ताबिश खैर एक बार अपने बच्चों के साथ ऐसे एरिया में गए और जब उनके बच्चों ने वाकई एक एक चीज़ को कलेक्ट किया और लाके अपने फादर को दिखाया कि फादर देखिए हम लोगों ने क्या पाया, तो उनके फादर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ वाकई बच्चे कितनी अच्छे नज़र से किसी चीज़ को देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी उनको खुशी मिलती है. तो इस तरीके से उनको एक पोम लिखने का इंस्पिरेशन मिला कि ऐसे तो हमारी लाइफ में भी होता है. हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय करना हम भूल जाते हैं और हमको लगता है कि केवल हमारे लिए वही चीज़ें अच्छी हैं जो कि बहुत ही पैसे वाली चीज़ें हैं. ओके, तो बच्चों से सीखा जा सकता है ताबिश खैर के ज़रिए कि बच्चे हमेशा ऐसी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी आइस लविंग होती है, उनका नज़रिया बहुत अच्छा होता है, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कीमत ही नहीं पता होती है. और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको हर चीज़ की कीमत पता हो जाती है. ओके, तो हम उसको उस नज़रिए से देखने लगते हैं और अपने ज़िंदगी में खुशी को नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि जब हम पैसे को ही इतना महत्व देने लगेंगे और अगर हमें कोई चीज़ खो जाएगी तो हम गुस्सा ज़्यादा होंगे. हमें ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि हमारे पास अभी भी कोई ना कोई प्रीशियस चीज़ तो होगी ना. नहीं, हम केवल पैसे के बारे में सोचेंगे. तो एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया है किसके ज़रिए, सैंड एरिया में जब बच्चे खेलते हैं उनके ज़रिए. इसीलिए पोम का नाम है अ ग्रेन ऑफ सैंड. आई विश आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा. लेट्स अंडरस्टैंड द पोम स्टैंजा वाइज. Look what we found, my children said, unfolding face into a gift. ताबिश खैर बोल रही कि मेरे बच्चे जो कि सैंड एरिया के पास खेल रहे थे, खेलते खेलते वो मेरे पास आए और बोले कि देखिए आज हमको क्या मिला. अनफोल्डिंग फिस्ट, उनकी मुट्ठी, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, उनकी मुट्ठी अभी तक तो बंद थी जब वो आ रहे थे मेरे पास, लेकिन मेरे पास आते ही उन्होंने अपनी मुट्ठियों को अनफोल्ड कर दिया, खोला, जिसमें कई सारी चीज़ें थी. यानी कि वो एक तरीके से गिफ्ट आइटम्स लेके आ रहे थे. उन गिफ्ट आइटम्स में क्या क्या था, वो अपने हाथ में क्या क्या लिए थे, अपनी मुट्ठियों में क्या क्या भरे हुए थे. कॉक, पिन, कैप्शन, पेबल, श्रेड. कॉक कहते हैं पेड़ के टुकड़े को, पेड़ की छाल को जो टूट के गिर जाती है, अलग हो जाती है. ठीक है, सैंड एरिया में कहीं वो पड़ी हुई थी तो बच्चों को मिल गई, उस बच्चों ने उठा लिया. पिन, आलपिन्स वगैरह जो यूज़ होते हैं. कैप्शन कहते हैं कि किसी नेम प्लेट को या किसी पिक्चर के ऊपर जो नाम लिखा होता है वो, तो हो सकता है कोई फ़ोटो एल्बम का कोई नेम प्लेट टूट के गिर गया हो तो वो बच्चों को मिला हो तो बच्चों ने वो भी उठा लिया. ठीक है. पेबल कहते हैं कंकड़ पत्थर. अलग अलग तरीके के पत्थर वहाँ पे मिलते हैं आपको सैंड एरिया में, तो उस बालू में से कुछ पेबल्स भी वो बटोर के ले आए. श्रेड कहते हैं कि कपड़े की कतरन को, पीस ऑफ क्लॉथ को. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने मुट्ठी में भर के ले आए और बड़ी खुशी खुशी बोले कि देखिए हमें क्या मिला. द प्रूफ दैट लविंग आइज कैन सेव द कॉमन सिल्ट फॉर हिडन गोल्ड. और ये इस बात का प्रूव है कि अगर आपकी आंखें लविंग हो, यानी आपका नज़रिया अच्छा हो, तो आपकी आंखें कैन सिफ्ट, यानी कि ढूंढ सकती हैं. सिफ्ट का मतलब होता है ढूंढना, निगरानी करके देखना कोई चीज़. तो आपकी आंखें ढूंढ सकती हैं क्या, हिडन गोल्ड को भी, यानी कि छुपे हुए खजाने को भी. किसमें से? द कॉमन सिल्ट, यानी कि एक मामूली से सिल्ट में से भी एक खजाने को ढूंढ सकती हैं अगर आपका नज़रिया अच्छा हो, आपकी आंखें अच्छी हों. आंखें अच्छी का मतलब है आपका परसेप्शन अच्छा हो.
माइंडसेट आपका अच्छा हो। सिल्ट किसे कहते हैं? सिल्ट यहाँ पे बात हो रही है रिवर, नदी के किनारे जो कि मलबा जम जाता है और नदी के तले में कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जो जम जाती है, तो उन्हीं में से तो बच्चे छाट बीन के लाए थे ये सब। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी आंखें प्यारी हो, यानी आपका नज़रिया बहुत अच्छा हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप निगरानी करके एक कॉमन सी सिल्ट में से भी गोल्ड को बाहर ला सकते हो। तो हालांकि बच्चों को गोल्ड नहीं मिला था, कहने का मतलब है कि उन बच्चों को जो कुछ भी मिला था वो उनके लिए बहुत ही प्रीशियस था। यानी कॉमन सी चीज़ों में भी प्रीशियस चीज़ आप ढूंढ सकते हो अगर आपका नज़रिया बहुत ही अच्छा हो। ये बात हमें कहाँ से सीखने को मिली? एक बच्चे से सीखने को मिली। ओके, फिर आगे हमें एक और मैसेज देते हैं कि दोज ग्लिमरिंग्स वी लूज विद एज एज प्राइज स्टार्ट द स्टोरी टोल्ड। ये जो ग्लिमरिंग्स हैं, शाइनिंग्स हैं, ग्लिमरिंग मतलब शाइनिंग, ये जो चमक है जो मेरे बच्चों के चेहरों पर थी जब वो ये सारी चीज़ों को मेरे पास लेके आए, वी लूज विद एज। वी किसके लिए आया है? हम बड़े लोगों के लिए आया है। अभी तो बच्चों की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम बड़ों की बात करें तो ये जो ग्लिमरिंग्स है, जो चमक है उनके चेहरे पे या खुशी जो है, वो हम एज के साथ साथ बहुत कम होती जाती है, हम बहुत उदास रहने लगते हैं। क्यों? एज प्राइज इज टैग द स्टोरी टोल्ड, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, हम हर चीज़ पर प्राइस टैग करने लगते हैं, हर चीज़ पर पैसा जोड़ने लगते हैं कि ये इतने की है, वो इतने की है, इसी में खो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ओके, द स्टोरी टोल्ड, यानी कि जैसे आम तौर पे स्टोरी चल रही है, लोग जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई चीज़ अगर प्राइस उसका बहुत ज़्यादा है तो हमें लगता है वो चीज़ ज़्यादा कीमती है, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड वॉट इज़ लॉस्ट फिल्स अस विद रेज। और अगर हम मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, यानी कि मटीरियल्स के पीछे ज़्यादा पागल रहते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो मटीरियल्स हमसे अलग होती हैं या खो जाती हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आ जाता है। जैसे किसी की कार का नुकसान हो गया या किसी का पैसा चला गया तो हम कितना गुस्से से भर जाते हैं, जबकि हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि इसके अलावा भी हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीशियस हैं, लेकिन हमें गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आ जाता है तो ऑब्वियसली जो चमक है, जो खुशी है, वो हमारे पास नहीं रहेगी। आई होल्ड योर फाइंडिंग्स डॉटर सन, ईच लिटिल ट्रेजर यू हैव नेम्ड। अब ताबिशकार कह रहे हैं कि मेरे प्यारे डॉटर एंड सन, मैं तुम लोग की जितनी भी चीज़ तुम ढूंढ के लेके आए हो, यानी जितनी तुम्हारी फाइंडिंग्स हैं, मैं सबको जमा करूँगा संभाल के। होल्ड मतलब होता है संभाल के रखना, मैं सारी चीज़ों को संभाल के रखूँगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। इट्स लिटिल ट्रेजर यू हैव नेम्ड। और छोटे से छोटा जो चीज़ तुम लाए हो, जिसको जो खजाना है, यू हैव नेम, तुमने उसको खजाना नाम दिया है कि हर चीज़ का तुमने नाम दिया है उसको खजाने के तरीके से। एंड पाइल्ड ऑन माई डेस्क वन बाय वन। पाइल्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, और मेरे डेस्क पे ला के एक एक करके जमा कर दिया है। मैं सारी के सारी तुम्हारी फाइंडिंग्स को बहुत ही अच्छे से जमा करूँगा। ओनली लाइक दिस द वर्ल्ड स्केप। अब यहाँ पे भी ऊपर की 3 लाइन्स में उन्होंने अपने बच्चों से रिलेटेड बात करी है। अब आगे हमको वो मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ओनली लाइक दिस द वर्ल्ड स्केप से ऐसे ही तो होता है संसार में भी। हम क्या करते हैं, संसार को पाने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हमें ये दुनिया की सारी चीज़ें चाहिए, आई वॉन्ट टू ओन द वर्ल्ड। तो लेकिन ये बहुत ही अजीब सी बात है कि सिर्फ इट्स नॉट एनफ टू फाइंड एंड होल्ड। केवल इतना चीज़ थोड़ी ना काफ़ी होती है कि आप चीज़ों को ढूंढ लीजिए और उसको जमा करके रख दीजिए, होल्ड करके रख लीजिए। वन नीड्स टू लर्न द आर्ट टू कीप वॉट इज़ फाउंड एज इफ इट वॉज गोल्ड। वन मतलब एवरीवन, हर किसी को नीड्स टू लर्न, सीखने की ज़रूरत है। क्या? कला। किस चीज़ की कला? कि व्हाट इज़ फाउंड, जो उसने जमा किया है, जो उसने पाया है, उसको वो गोल्ड की तरीके से ट्रीट करे। अगर आपके पास गोल्ड होता है तो क्या आप इधर उधर डालते हो उसको? नहीं, आप उसकी बड़ी वैल्यू करते हो। तो इसी तरीके से आपके पास जितना है आप उसको प्रीशियस समझो, उसको गोल्ड की तरीके से ट्रीट करो, तो आप बड़ी आराम से खुश रह सकते हो। इट्स लव और फेथ, इट इज़ अ लीप। अब आगे 2 और इमोशंस को इन्होंने इंक्लूड किया है, लव और फेथ को। ताबिशकार कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर लव हो, प्रेम हो, और फेथ और विश्वास हो, तो इससे इट इज़ अ लीप, यू कैन जंप टू द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि आप छलांग लगा सकते हो। लीप मतलब होता है जंप मारना, छलांग लगाना। अगर आपके अंदर प्यार हो, हर किसी को आप प्यार बांट सकते हो, और आपको यकीन हो, फेथ हो खुद पर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, छलांग लगा सकते हो। यानी कि आप
वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में जा सकते हो, विदाउट विच ऑल इज ड्रॉप्ड एंड लॉस्ट ऑन हार्ड इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड। ठीक है, अगर आपके पास लव और फेथ नहीं है तो क्या होगा, ऑल इज ड्रॉप्ड, हर चीज़ आपसे छूट जाती है, एंड लॉस्ट ऑन हार्ड इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड्स, और कहाँ खो जाती है, जैसे कि मान लो आपको एक इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड्स पे ले जाके खड़ा कर दिया गया हो। इन हॉस्पिटेबल मतलब अनफ्रेंडली, ठीक, ग्राउंड्स मतलब ज़मीन, यानी आपको ऐसी जगह भेज दिया गया हो जहाँ हर कोई आपसे अनफ्रेंडली हो, यहाँ आपकी कोई कदर ही ना हो, आपको वेलकम ही नहीं अच्छे से मिल रहा हो, उसे कहते हैं इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड्स। फाइन, तो अगर आपके अंदर लव नहीं है, फेथ नहीं है, आप किसी पे भरोसा ही नहीं करना जानते हो, आप किसी को प्रेम देना ही नहीं जानते हो, तो ऐसा होगा आपके साथ कि आपको लगेगा हर चीज़ आपके हाथ से निकली जा रही है और आप ऐसे ग्राउंड्स पे जाके गिर जाओगे जो आपके लिए कैसा होगा, अनफ्रेंडली होगा। ग्राउंड्स का मतलब यहाँ वाकई ज़मीन में नहीं गिर जाओगे, मतलब ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे जब आपको अनफ्रेंडली सा फील होगा, अगर आपके अंदर लव और फेथ नहीं है। और ऐसे अनफ्रेंडली ग्राउंड्स में क्या सिचुएशन होती है, वेयर प्राइस इज़ नोन बट नॉट द कॉस्ट, और ऐसे ग्राउंड्स में हमें प्राइस तो पता होती है लेकिन हमें कॉस्ट नहीं पता होती है। ये कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, कॉस्ट का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू, कोई चीज़ की असली लागत कितनी है, जैसे कि कोई चीज़ मान लीजिए कोई बिजनेसमैन लेके आया 50 रुपए की, लेकिन उसने उसको बेचा 500 रुपये में, तो कॉस्ट उसको कितनी पड़ी, 50 रुपये, उसने प्राइस कितना लगाया, 500 रुपये। यही हम अपनी लाइफ में करते हैं, हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमको क्या होता है कि जब हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जब हमारे अंदर लव और फेथ नहीं होता, तो अब हमें वहाँ कैसा फील होता है, हमें कॉस्ट तो पता ही नहीं होती किसी चीज़ की, हमें प्राइस पता होता है, हम हर चीज़ का प्राइस लगाने बैठ जाते हैं कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, हम उसको अपने दिमाग से प्राइस टैग करने लगते हैं। तो वही मतलब है कि प्राइस इज़ नोन, हमें प्राइस पता होता है लेकिन कॉस्ट कितनी है वो नहीं पता होता। यानी जो जितनी वैल्यू जिसको देने लायक होता है आप उसको उतनी ही वैल्यू दीजिए, ना कम ना ज़्यादा। और एक क्राइटेरिया बनाइए कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, नथिंग कैन एवर बी फाउंड। मनी माइंडेड अगर हम रहेंगे तो हमेशा चीज़ों को उसकी कीमत के ज़रिए तोलेंगे और कभी भी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी छोटी सी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। आई विश आपको एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।